आज एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस लॉकडाउन के समय में निरंतर हमारा प्रयास है कि विद्यार्थियों तक वीडियो के माध्यम से शिक्षा का प्रसार किया जाए। उसी क्रम में आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा जो वीडियो है वो मनरेगा पर आधारित है। मनरेगा क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसके अंतर्गत किस तरह के काम किए जाते हैं, उससे क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या नुकसान उससे हुए हैं, मनरेगा की सफलता और असफलता पर भी इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे और बाद में उसका निष्कर्ष भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक है मनरेगा। मनरेगा एक अधिनियम है जो 2005 में ये अधिनियम पारित हुआ था और इसका नाम रखा गया था राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ये एक योजना ही नहीं, ये एक कानून है। इसका उद्देश्य था कि देश के सभी नागरिकों को, वयस्क नागरिकों को जो इच्छुक हैं वो नरेगा के तहत उनको रोजगार पाने का एक कानूनी अधिकार है। कहने का तात्पर्य कि देश के सभी लोगों को रोजगार मिलना उनका एक कानूनी अधिकार है। इसलिए यह एक अधिनियम है, क्योंकि ये एक अधिनियम के तहत इसको लाया गया है। तो 25 अगस्त 2005 को ये अधिनियम दोनों सदनों में पारित हो गया था। उसके बाद ये एक कानून बन गया, जिसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता था। पहले इसको नरेगा के नाम से जानते थे, लेकिन फिर बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। बंदलापल्ली एक गांव है आंध्र प्रदेश में जो अनंतपुर जिले में है। वहां से इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। इसी के साथ भारत के 200 जिलों में इस अधिनियम की या इस योजना की शुरुआत की गई थी। एक साल के बाद 2007 में इसमें 130 जिलों को और जोड़ा गया था। 1 अप्रैल 2008 को इसे पूरे भारत के जिलों में शुरुआत कर दी गई थी। यानी 1 अप्रैल 2008 को मनरेगा को पूरे देश के जिलों में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना थी, इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा बना कैसे? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। यानी जो पहले राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना था, उसको महात्मा गांधी के नाम पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया, जिससे ये नरेगा से मनरेगा हो गया। इसके तहत जो प्रावधान किए गए हैं, ग्रामीण स्तर पे हर वयस्क नागरिक जो इच्छुक है वह ग्राम पंचायत
में जाके अपने लिए रोजगार मांग सकता है और उसको ग्राम पंचायत एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी। ये ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। अगर ग्राम पंचायत पर उसकी कोई नहीं सुनता तो वो क्षेत्र पंचायत पर या जिला पंचायत पर भी अपना आवेदन कर सकता है, या राज्य सरकार ने इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, उस पर भी वो आवेदन कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को जिसने आवेदन किया है, अगर उसको 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो उसका जो औसत मजदूरी है उसका 1/4% बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। और अगर 30 दिन तक आप उसको काम उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो आपको उसका 1/2 हिस्सा जो दैनिक मजदूरी है उसका 1/2 हिस्सा आपको मजदूरी उसको बेरोजगारी भत्ता के रूप में देना पड़ेगा। तो जब कोई व्यक्ति, इच्छुक व्यक्ति ग्राम पंचायत में प्रधान के पास जाता है और वो आवेदन करता है जॉब कार्ड बनवाने के लिए या रोजगार के लिए, तो उसको शुरुआती 14 दिन में काम देना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और जो भी ग्राम पंचायत के द्वारा उसको काम दिया जाएगा वो 5 किलोमीटर के अंदर में ही उसको काम दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश 5 किलोमीटर से दूर उसको काम मिलता है तो 10% अतिरिक्त भत्ता भी देने का प्रावधान इस योजना में है। एक साल में उसको 100 दिन का काम देने का प्रावधान इसमें है। इस जो योजना का उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि गांव का विकास करना, गांव के लोगों में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त करना, ताकि वो रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों की तरफ न जाए। इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। उसका उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और साथ में लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, यह उसका उद्देश्य था। जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब उसको पूरे देश में शुरू किया गया था 2008 में, तो उस टाइम करीब 4.5 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित हुए थे, उनको लाभ हुआ था। 4.5 करोड़ परिवारों को उस समय इसके तहत या मनरेगा के तहत रोजगार देने का कार्य किया गया था। हर राज्यों की अपनी अलग अलग व्यवस्था है। सभी राज्यों में मनरेगा की जो मजदूरी है वो एक समान नहीं है। हर राज्यों का अपना अलग अलग है। जैसे सबसे जो न्यूनतम मनरेगा मजदूरी है वो झारखंड और बिहार की है। वहाँ पर 171 रुपये एक दिन की औसत मजदूरी है। जबकि जो सबसे अधिक मनरेगा के तहत मजदूरी है वो हरियाणा की है। वहाँ पर 284 रुपये दिए जाते थे। और फिर दूसरे नंबर पे केरल था। उत्तर प्रदेश में अभी जो वर्तमान में मनरेगा के तहत जो मजदूरी दी जाती है वो थी 181 रुपये 77 पैसे, यानी 182 रुपये थी। लेकिन अभी देश की जो माननीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण महोदया जी ने अभी घोषणा की है कि 1 अप्रैल से उसमें 10% की वृद्धि की गई है, लगभग 20 रुपये की वृद्धि की गई है। और अब मनरेगा के तहत औसत मजदूरी एक दिन की 202 रुपये मिलेगी, यानी सभी को अब 202 रुपये मिलेगी। जो 182 रुपये मिलता था अभी तक, वो 1 अप्रैल के बाद या 1 अप्रैल 2020 के बाद अब उसके तहत
202 की मजदूरी सभी श्रमिकों को दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जो देश के राज्यों में अलग अलग मजदूरियां दी जा रही हैं उनको एक समान भी करने का प्रस्ताव है। हो सकता है कि आने वाले समय में सारे भारत में मनरेगा की मजदूरी एक समान हो जाए। अब थोड़ा से मनरेगा के इतिहास को भी थोड़ा से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है। 1991 में इस अधिनियम को पारित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पीवी महोदय ने। पीवी एक महोदय थे, उन्होंने इस अधिनियम को प्रस्तावित किया था पहली बार। फिर उसके बाद जयाद्रेज नाम के एक अर्थशास्त्री थे जो बेल्जियम के रहने वाले थे और भारत के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो कार्यरत थे। इसको बनाने में या इसको अंतिम रूप देने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्तमान में इस समय करीब 13 करोड़ परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया गया है। लगभग 13 करोड़ लोगों के जॉब कार्ड बने हैं, जिसमें 13 करोड़ 62 लाख टोटल जॉब कार्ड मनरेगा के तहत बनाए गए हैं, जिसमें 8 करोड़ 17 लाख सक्रिय श्रमिक हैं जो उसमें काम करते हैं। ये तो देश की बात है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 1 करोड़ 74 लाख इसमें 1 करोड़ 74 लाख 20 हजार इसमें कार्ड धारक हैं, जिसमें 88 लाख 64 हजार सक्रिय हैं। अभी जल्दी में सरकार ने इस लॉकडाउन के समय में 27 लाख कर्मचारियों का भुगतान यूपी में किया गया था, करीब 611 करोड़ रुपए। तो ये तो कुछ मोटे मोटे आंकड़े हो गए। 2012 में इसमें कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया गया था। 2012 को मनरेगा के परिवर्तन का वर्ष माना जाता है। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद ने मनरेगा के क्रियान्वयन के अनेक पहलुओं की समीक्षा के लिए 6 कार्यदल का गठन का सुझाव दिया था। कुछ समितियां बनी थी। एक समिति मिहिर शाह समिति, इसने अपना सुझाव दिया था कि जो मनरेगा के नियम और मार्गदर्शन है उसको फिर से लिखने का कार्य किया गया था। मतलब जो मिहिर शाह समिति थी उसमें जो नरेगा के या मनरेगा में जो कार्य की शैली थी या जो नियम थे उस पर फिर से लिखने का उन्होंने प्रस्ताव दिया था। उसके बाद अगली समिति बनी थी महेंद्र देव समिति 2015 में, और उसके बाद नागेश सिंह समिति भी बनी थी। ये मनरेगा में सुधार के लिए ये समितियां बनाई गई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इन समितियों के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उन्होंने उसको नहीं माना था और ये तर्क दिया था कि बजट में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, इसलिए उसको नहीं माना था। अब मनरेगा के तहत किस तरह का कार्य किया जाता है, तो मनरेगा के तहत जो काम किए जाते हैं उसमें सड़क बनाना, नहर की खुदाई करना या तालाब की खुदाई करना, कुएं का निर्माण करना, ऐसे काम किए जाते हैं जो ग्रामीण संपत्ति को बनाने में मनरेगा के श्रमिकों की मदद ली जाती है। आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ऐसे कार्य करना जिससे श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान हो, पर्यावरण की रक्षा हो। इसमें ग्रामीण महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए 33% का आरक्षण दिया गया था। 1/3% का इसमें आरक्षण था ग्रामीण महिलाओं के लिए। इसका जो एक बड़ा उद्देश्य था
वो सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना तथा लोगों को रोजगार देना। इसके तहत जिस तरह के और जो काम किए गए थे उसमें थे जल संरक्षण, सूखा रोकथाम एवं वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, भूमि विकास, विभिन्न प्रकार के आवास निर्माण, लघु सिंचाई, बागवानी, ग्रामीण संपर्क मार्ग, नहर, तालाब, कुआं, या केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा जो कार्य सुझाए जाते थे उन सभी कार्यों को इसके अंतर्गत करने का प्रयास किया जाता है। इस कार्यों के लिए जितना भी धन प्राप्त होता है, भारत सरकार के जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है जिसकी स्थापना 23 जनवरी 1982 को हुई थी, उसके तहत मनरेगा का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है और उसके तहत जो ये विभिन्न प्रकार के काम किए जाते हैं उन काम करने में जो पैसा खर्च होता है उस पैसे का 90% पैसा केंद्र सरकार देती है और 10% पैसा राज्य सरकार खर्च करती है। कहने का मतलब अगर किसी को या किसी श्रमिक को 100 रुपये मिलता है तो उसमें से 90 रुपये केंद्र सरकार देती है और 10 रुपये राज्य सरकार देती है। और जितना भी पैसा खर्चा होता है उसमें से 60% पैसा आपको श्रम पे या मजदूरी पे खर्च करना है और 40% पैसा वस्तुओं या सामग्री के खरीदने पर खर्च करना है। ये जो इस योजना है या अधिनियम है, ये जो कानून है कि सबको रोजगार का अधिकार है, देश के सभी नागरिकों को रोजगार मांगने का अधिकार है, वो सरकार से अपने लिए रोजगार की मांग कर सकते हैं, वह उनका कानूनी अधिकार है। इसके तहत सरकार 100 दिन का रोजगार देती है। सूखा या आदिवासी क्षेत्रों में यह समय 150 दिन का है। अगर इससे अधिक का भी श्रमिकों को काम मनरेगा के तहत दिया जा सकता है। अगर राज्य सरकार चाहती है कि वो अपने राज्य के श्रमिकों को और भी अधिक दिनों का कार्य दें तो वो दे सकते हैं, लेकिन उसका पूरा पैसा राज्य सरकार को देना पड़ेगा, उसका कोई पैसा केंद्र सरकार भुगतान नहीं करेगी। तो ये तो इसमें कुछ जो कार्य हैं उसकी बात है। अगला है मनरेगा की सफलता, कि मनरेगा सफल है या सफल नहीं है। तो पहले हम मनरेगा की सफलता की बात करते हैं। तो ये पूरी तरह से एक सफल योजना है। बहुत सारे लोगों को ये ग्रामीण स्तर पर रोजगार देने का काम किया है, प्रवास को रोकने का काम किया है, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने का काम किया है और इसके माध्यम से ग्रामीण स्तर में बहुत सारे कार्य भी हो जा रहे हैं। जल संचयन, वृक्षारोपण, बागवानी और सूखे वृक्षों को काटने से या मृदा क्षरण से जो तमाम तरह की निर्धनता आती है, परेशानियां आती हैं, उनको भी इसके माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया है। अभी इसमें कुछ और योजनाएं चलाने का प्रस्ताव है सरकार की और वो भी चलाई जाएंगी, जिसके तहत मनरेगा के साथ मिलकर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 5 लाख से अधिक कुआं और तालाबों को खोदने का भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है और जैविक खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए 10 लाख अधिक गड्ढे खोदने का भी प्रस्ताव है, जो बहुत जल्दी इस पर भी काम शुरू होगा, जिससे कंपोस्ट खाद बनाई जा सके। जो कूड़ा कचरा आसपास पड़ा रहता है, घरेलू कूड़ा कचरा या जानवरों का कूड़ा कचरा या और भी अन्य प्रकार के जो कूड़े कचरे होते हैं, उनको इधर उधर ना फेंक कर एक बड़े से गड्ढे में खोद के उसमें उसको डाला जाएगा और फिर उससे सड़ा के एक
कंपोस्ट खाद बना ली जाएगी। ऐसे भी कार्यक्रम की शुरुआत मनरेगा के तहत हो रहा है या भविष्य में अब होंगे, उसका भी सरकार प्रस्ताव कर दिया है। अब उसके बाद इसमें असफलता क्या है? मनरेगा में बहुत सारी असफलताएं भी हैं। जैसे एक संस्था है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च, ये कहती है कि जितना इसमें श्रमिकों को मजदूरी दी गई है या मजदूरी या रोजगार दिया गया है, गरीबों के जो गरीबों का प्रतिशत है उसमें उसका 30% है। जो गरीबों को इसके तहत रोजगार दिया गया है, 70% गरीबों इससे वंचित हैं, उनको रोजगार मिला ही नहीं। दूसरा, इस योजना दूसरी एक कैग की रिपोर्ट है, उसने भी बहुत प्रकार के भ्रष्टाचार की बात की थी कि मनरेगा में बहुत सारा भ्रष्टाचार है। किस तरह का भ्रष्टाचार है? जॉब कार्ड बनाने का भ्रष्टाचार, लोगों से पैसे लिए जाते हैं, या उसमें फर्जी तरीके से हाजिरी लगाना, रजिस्टर बनाना, या मनरेगा के जो फंडिंग निकालने की गलत तरीके से उसका बजट, उसका जो पैसा है उसको निकाल लेना, मजदूरों को ना देना। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो इसकी असफलता में आती हैं। एक समस्या और है, जो छोटे और सीमांत किसान हैं, वो कृषि कार्य को छोड़ के नरेगा में मजदूरी करने के कारण कृषि उत्पादन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ये भी एक असफलता का कारण है। और अगला एक कारण और है, मनरेगा के चल जाने से ग्रामीण स्तर में और विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए मजदूर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मनरेगा में जब वो काम करने के लिए जाते हैं तो उनके पास टाइम ही नहीं रहता कि गांव के और दूसरे कार्यों में वो मजदूरी करें। इसलिए गांव में मजदूरों का भी अभाव हो गया है। तो ये तो उसकी असफलता की बात है। अगर उसको पूरी तरह से अगर उसका निष्कर्ष निकाला जाए तो यही कह सकते हैं कि मनरेगा में कुछ सुधार की ज़रूरत है। जैसे 2016 और 17 में सरकार ने मनरेगा में 5 रुपये मजदूरी बढ़ाई थी, लेकिन मजदूरों को ये पसंद नहीं आया था। झारखंड या और कई राज्यों में 1 मई श्रमिक दिन के दिवस श्रमिकों ने 5 रुपये सरकार को वापस कर दिए थे, क्योंकि सरकार ने 5 रुपये बढ़ाया था। फिर उसके बाद अगले साल 2017 और 18 में 1 रुपये बढ़ाया था, मजदूरों ने उसको भी वापस कर दिया था। फिर उसके बाद 18 और 19 में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई थी, लेकिन 19 और 20 में अब उसमें लगभग 20 रुपये की वृद्धि की गई थी। श्रमिकों से जब बात किया जाता है तो वो ये बताते हैं कि ऐसे मनरेगा में करने वाले श्रमिक जिनके पास मनरेगा के सिवाय और कोई दूसरे रोजगार के साधन नहीं है, उनके लिए 100 दिन का जो रोजगार है वो कम है। सरकार को इसको कम से कम 200 दिन तक का बढ़ाना चाहिए, और जो मजदूरी है वो औसत मजदूरी कम से कम 300 रुपये करना चाहिए, क्योंकि उतने में जो अभी पैसे मिल रहे हैं या 100 दिन के रोजगार में उनका भरण पोषण नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास और दूसरे कोई आय के स्रोत नहीं है। तो इस तरह उसका निष्कर्ष है, ठीक है, लोगों को ग्रामीण स्तर में रोकने का काम किया है, इससे प्रवास में कमी आई है, लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान हुई है, लेकिन इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। और इसको हालांकि सरकार ने अब इसको उपभोक्ता सूचकांक से जोड़ दिया है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो उसका प्रभाव मनरेगा की मजदूरी पर भी पड़ेगा, और वो भी हर वित्तीय वर्ष में बढ़ता रहेगा। अगर इसकी कुछ कमियों को हटा दिया जाए, या जो पंचायत स्तर पर जो एक भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, या
गरीब ग्रामीण अंचल के लोगों को अनावश्यक तरीके से जॉब कार्ड बनाने में परेशान किया जाता है। और समय से अगर मजदूरी दे दी जाए, क्योंकि मनरेगा के तहत समय से मजदूरी नहीं मिलती है और श्रमिक को रोज़ पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर वो कमाएगा नहीं, उसको आय नहीं होगी तो क्या खाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई आय के स्रोत नहीं होते हैं। और मनरेगा का पैसा अगर समय से टाइम से दे दिया जाए तो ये एक अच्छी योजना है और निश्चित ही ये देश के श्रमिकों का भला कर सकती है और ये अच्छी योजना साबित हो सकती है। अंत में यही कहना चाहेंगे कि ये एक योजना ही नहीं, यह एक अधिनियम है और देश के सभी नागरिकों को रोज़गार मांगने का अधिकार है, उनको रोज़गार प्राप्त करने का अधिकार है। वो अपनी ग्राम पंचायत में, अपने क्षेत्र पंचायत में, अपने जिला पंचायत में राज्य सरकार से और देश की सरकार से वो अपने लिए रोज़गार मांग सकते हैं। ये उनका कानूनी अधिकार है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।